ऐसे 2999 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन करते हैं सर। सर व्हाट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे भैया जॉइंट ऑडिट भी ऑडिट ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी की, पर यहाँ पे ऑडिट कौन कर रहा है? दो या दो से ज्यादा ऑडिटर, सिंपल सी बात है, टू या मोर ऑडिटर्स। सर जहाँ पे दो ऑडिटर्स जाएंगे नहीं 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 करेंगे, अरे ये काम कर दे, वो बोलेगा नहीं कर रहा, वो दूसरा वाला जॉइंट ऑडिटर को बोलेंगे ये काम कर दे, वो बोलेगा नहीं कर रहा। तो जब जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं वो लोग नहीं नहीं ज्यादा करेंगे और काम कम करेंगे, तो इस स्टैंडर्ड का क्या नाम रख दिया? ऐसे 299 नहीं, तो 2 नहीं नहीं मतलब 299, और इसका नाम रख दिया जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये जॉइंट ऑडिटर्स बोलेंगे इनको, जो ये ऑडिटर्स है, और ये कंडक्ट करेंगे ऑडिट जॉइंटली और रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। सर ये वाला स्टैंडर्ड उस रिलेशनशिप के साथ डील नहीं करता। सर कौन सी रिलेशनशिप के साथ डील नहीं करता? जहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर होते हैं ना, उस पर डील नहीं करता। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है एंटिटी का ऑडिट करने के लिए और अदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है सर किसी कंपोनेंट का ऑडिट करने के लिए, तो उस पर 2999 अप्लाई नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और एलोकेशन ऑफ द वर्क। ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी चाहे ऑडिट आप कर रहे हो या जॉइंट ऑडिट कर रहे हो। रिस्क असेसमेंट भी करना पड़ेगा आपको, चाहे नॉर्मल ऑडिट कर रहे हो या फिर जॉइंट ऑडिट कर रहे हो। बट यहाँ पे अलग क्या है सर? यहाँ पे अलग वो है एलोकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे काम बांटना पड़ेगा भैया, पैसे बांटेंगे। जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं, दो से दो ज्यादा लोग आए, मिल के काम करना है, तो एलोकेट तो करेंगे अपना काम सर। उसके लिए आप जब कमेंट्स करो ऑडिट, उससे पहले एक काम कर लेना, डिस्कस कर लेना और डेवलप कर लेना जॉइंट ऑडिट प्लान। और जब जॉइंट ऑडिट प्लान आप बनाओ तो अब ये 5 चीजें कर लेना। आइडेंटिफाई कर लो डिवीजन ऑफ द ऑडिट एरियाज। आप क्या कर लो सर? आइडेंटिफाई कर लो डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया और कॉमन ऑडिट एरिया, और उसके बाद में अपना स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड कर लो। ये स्कोप ऑफ वर्क है, इतना काम आप करोगे, इतना कवरेज अपन ऐसे करके वो अपना आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिस हिसाब से अपना डिवीजन होगा। और ये वाले एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन से? कॉमन ऑडिट एरियाज, जो डिवाइड नहीं होते। म्यूचुअल डिस्कशन से डिवाइड करना है, टॉस से या लॉटरी से तो नहीं करना। सर डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा? सर डिवीजन ऑफ वर्क सर ऐसे हो सकता है कि आइडेंटिफाइबल यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे कर लें। स्पेसिफाइड एरिया दिल्ली चेन्नई आप कर लो, ऐसा करके हम स्पेसिफाइड एरियाज के हिसाब से भी बांट लें। सर नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, धंधे का नेचर ऐसा है मेरे भाई, मेरे आंखों में देख इधर, कि ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस डिवीजन ऑफ द वर्क मे नॉट बी पॉसिबल। डिवीजन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे सर? डिवीजन किसके हिसाब से होगा? विद रेफरेंस टू आइटम ऑफ एसेट। एसेट के हिसाब से बांट लो, लाइबिलिटी के हिसाब से बांट लो, इनकम के हिसाब से बांट लो, और एक्सपेंडिचर के हिसाब से बांट लो। कब सर? जब धंधे का नेचर ही ऐसा है, धंधा ही ऐसा है कि आप उसका डिवीजन नहीं कर सकते। तो सर ओनिंग टू द इंपोर्टेंस, इतना इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस ऑफ दी सर, ओनिंग टू दियर इंपोर्टेंस, ओनिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क, ऐसा वर्क है कि वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो सारे लोग ऑडिट करो ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? कवर्ड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, सिंपल। असर्टेन करो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। भैया आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में प्रेजेंट करने हैं, सेबी में सबमिट होने हैं, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम से देना है। तो ये टाइम से देना है, उससे पहले आपका ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असर्टेन कर लिया कि भैया आपको इसको एजीएम में जाना है, सेबी में भी जाना है, तो ये आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइम तक तो अपना क्या करना है? ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उसी हिसाब से आप प्लान कर लो, क्या टाइमिंग ऑफ ऑडिट, इस टाइम पे अपन ऑडिट स्टार्ट करेंगे, और इस टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्लान कर लो तो अपना ऑडिट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब फॉर्म एंड कंटेंट किस हिसाब से अपने को रिपोर्टिंग करनी है, उसको भी अपन असर्टेन कर लेंगे। सर कंसीडर और कम्युनिकेट देंगे वो वाले सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे, जो मतलब सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। भैया ऐसा फैक्टर है भैया, एक तो पहले मेरी बात सुनो। आप कर रहे हो जॉइंट ऑडिट, तो साथ में आपको ऑडिट कर रहे हो, तो आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, तभी तो आप साथ मिलकर जल्दी से काम कर पाओगे, ठीक है। आपको अगर कोई मटेरियलिटी मिला, मैंने हमारे एग्जाम्पल में बताया था कि क्या है, राम है और श्याम, दो जॉइंट ऑडिटर्स है। राम ने क्या किया? मटेरियलिटी के बारे में डिसाइड किया, और ये मटेरियलिटी के डिसाइड पे यही हुआ ना कि अब ये एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स डिसाइड करेगा कि कौन से एरिया में कितना अपने को फोकस करना है, कौन से एरिया में कितना फोकस करना है। तो आप ये कंसीडर करके कम्युनिकेट कर दो शाम को, और ये वाले फैक्टर्स को आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे और कम्युनिकेट करोगे। वो सिग्निफिकेंट फैक्टर जो आपके टीम के एफर्ट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, वो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। वो ये वाले फैक्टर जैसे मटेरियलिटी डिसाइड करेगा इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। वेरी सिंपल। आपने अगर कोई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट किया, या फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन विद क्लाइंट्स है, उसका रिजल्ट्स कंसीडर करना। और अगर कोई नॉलेज है आपको मिला हुआ अदर्स एंगेजमेंट में, कोई ऐसा आपने सेम टू सेम एंगेजमेंट किया, मतलब सिमिलर एंगेजमेंट किया था, तो आप पे अगर उधर कोई नॉलेज मिला, परफॉर्म, अगर ये एंगेजमेंट पे परफॉर्म किया, मतलब कोई पुराने एंगेजमेंट में ऐसे ही सिमिलर काम किया, या फिर अदर एंगेजमेंट में आपको कोई नॉलेज मिला जो इधर काम आ सकता है, तो उसको कंसीडर कर लेना। सिंपल सी बात बोलिए यार। असर्टेन कर लो नेचर टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज। भैया नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कौन से नेचर, मतलब कौन से रिसोर्सेज लगेंगे? ऑडिट एक्सपर्ट भी लग सकता है, डिजिटल ऑडिट के टूल्स भी लग सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी लग सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज की अपने को चाहिए ना, वो असर्टेन करो क्या टाइमिंग पे चाहिए और कितने एक्सटेंट तक चाहिए, तो रिसोर्सेज टू परफॉर्म दिस एंगेजमेंट आप ये असर्टेन कर लो। तो ये हो गया, आप ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाने से पहले ये चीजें 5 चीजें देख लो, सिंपल सी बात है। एक सेकेंड ना, तो उसके बाद मैं वापस आऊँ 299 पे।
अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, भैया इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन तो करेंगे, तो ये कौन कितना रेस्पॉन्सिबल है ये डिसाइड करेंगे इस वाले पैरा में, ठीक है। तो सर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क जो डिवाइड हो चुका, अरे भैया जो डिवाइड हो चुका है उसके लिए तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी वर्क एलोकेट, जो वर्क एलोकेट कर दिया उसके लिए वो सेट जॉइंट ऑडिटर जिसको वर्क एलोकेट हुआ वो रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर यूनिट 1 के लिए राम रेस्पॉन्सिबल है तो राम ही रेस्पॉन्सिबल है। इन केस वेयर स्पेसिफिक डिवीजन है, जोन से यूनिट से एलोकेट हो गए डिफरेंट जॉइंट ऑडिटर्स को, सर जहां पे अपन क्या किया, डिवीजन वाइज, जोन वाइज, एरिया वाइज, यूनिट वाइज अपन ने क्या कर दिया, काम एलोकेट कर लिया, तो वहां पे उस जॉइंट ऑडिटर की सेपरेट और स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेपरेट और स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी किस चीज की, वो ऑब्टेन करेगा वहां पे इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन करेगा इंफॉर्मेशन और ऑब्टेन करेगा एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी मैनेजमेंट और उनको इवेल्युएट करना, वो उसकी जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और रेशनलिटी रखनी है अपने को। सर जब हमने कोर्स ऑफ ऑडिट में कोई ऐसा मैटर मिला जो उसके लिए रिलेवेंट हो सकता है, दूसरे यूनिट वाले, दूसरे एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले ऑडिटर के लिए क्या हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है, या फिर उनका भी डिजर्व करता है अटेंशन, उनको भी आओ भाई तुम भी अपना ध्यान लगाओ इधर, तो डिजर्व देयर अटेंशन, तो क्या करेंगे सर, वो कम्युनिकेट कर देंगे सेम टू दी अदर जॉइंट ऑडिटर्स। सर वहां पे रेस्पॉन्स जो काम अपन ने डिसाइड कर दिया कि ये यूनिट 1 आपका, यूनिट 2 आपका, तो वहां पे यूनिट 1 में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने का किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर राम जी का। सर इट इज द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी एंड इवेल्युएट द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वहां पे इंटरनल कंट्रोल देखना है, वहां पे रिस्क असेसमेंट करना है, वो वर्क जो एलोकेट हो चुका है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, यूनिट 1 वाले जो हेड है राम जी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर वहां पे इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट उनको ही करना पड़ेगा। वो डिसीजंस जो कॉमन ऑडिट एरियाज में लिए गए हैं, रिगार्डिंग कॉमन ऑडिट एरियाज में ऑडिट प्लानिंग के अंदर लिए गए हैं, कौन से डिसीजन, जैसे क्या नेचर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रहेगा, उन कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए अपने क्या लिए, डिसीजंस लिए रिगार्डिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके लिए तो सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हो। तो आर ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स आर रेस्पॉन्सिबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजंस। बट उसके अंदर प्रॉपर आपने इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन किया है कि भैया आप ये वाला काम करो, कॉमन ऑडिट एरियाज में भी आपने फर्दर डिवाइड कर लिया क्या कि भैया ये वाला काम हम करेंगे, ये वाला काम आपने करोगे, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ, उन ऑडिट प्रोसीजर्स की जो हमने डिवाइड कर लिए उसके लिए सेपरेट स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस सेट जॉइंट ऑडिटर्स की। सर ऑल दी जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल, मतलब जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल मतलब भैया साथ साथ में तो होंगे, सेवरली का मतलब ये हो गया कि आप उस उधर आप साथ में ऑडिट कर रहे थे, इधर देखो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, जॉइंटली मतलब साथ साथ, सेवरली मतलब इवन दो दे वर्क टुगेदर देयर इंडिविजुअल एक्शन कैन हैव ए सेपरेट लीगल और प्रोफेशनल इंप्लीकेशन, मतलब उनका इंडिविजुअल एक्शन उसने खुद अलग से कुछ गड़बड़ किया तो सेवरली तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो जॉइंटली और सेवरली रेस्पॉन्सिबल किस काम में हो सकते हैं, वो वर्क जो डिवाइड नहीं हुआ, वो वाले डिसीजंस जो कॉमन ऑडिट एरियाज में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए लिए गए, वो वाले मैटर्स जो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर ऑडिटर्स, भैया अदर एक ऑडिटर को मिला कोई मैटर, वो दूसरे ऑडिटर्स के नोटिस में ला दिया और वो सब एग्री कर रहे हैं उसके बाद में, एंड देयर इज एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, तो सबके सब जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करता है कि नहीं करता रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना बेसिक अपन आ रहे हैं, ये रिलेवेंट लॉज या रेगुलेशन, रिलेवेंट स्टैट्यूट से कंप्लाई नहीं करना, ये तो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए आप जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप देखा है उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से पॉइंट नंबर एफ पे हो, तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए, तो ये इसके लिए भी जॉइंटली और सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे। और ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई करती है कि नहीं करती, किससे, रिलेवेंट स्टैट्यूट से, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड और रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट से जो आईसीआई ने उसके इशू किया उसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे। सर ये याद कैसे रहेंगे, पहले लिखना डिवाइड और उसके बाद में काट देना, फिर ऑल, सर ऑल मतलब जिसने सारे डिसीजंस लिए, सारे डिसीजंस मतलब जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर डिसीजंस लिए, ऑल के नीचे लिख दो डिसीजंस। डिसीजन किसके, रिगार्डिंग कॉमन ऑडिट एरियाज में जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए लिए गए, वो मैटर जो ब्रॉट टू दी नोटिस है और जिस पे एग्री किया। फिर मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए रिलेवेंट स्टैट्यूट से। फिर फाइनेंशियल की स्टेटमेंट के नीचे ही होता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट ऐसे के हिसाब से होनी चाहिए, रिलेवेंट स्टैट्यूट्स के हिसाब से होनी चाहिए और प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। प्लीज अगर आपने ये नहीं बनाया तो बना लेना, ऐसे याद रहेगा। सर एक बात बताओ, तो ऑडिटर कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया कि इनको इशू करनी पड़ेगी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, हाँ सर, पर अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट है तो ये लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना ओपिनियन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में। डिसएग्रीमेंट किस चीज पे, रिगार्डिंग टू दी ओपिनियन जो ऑडिट रिपोर्ट में जाना है, या वो कोई सा भी मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट में जाना है उसके लिए अगर इन जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी, यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं होता, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डिसएग्रीमेंट है तो आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, वेरी सिंपल। इन सच केस
ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू की है तो जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है उसमें रेफरेंस होगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, और जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है उसमें रेफरेंस होगा किसका, जो ऑडिट रिपोर्ट दूसरे वाले ऑडिटर्स ने इशू की है। और ये इशू कहाँ पे, ये जो वाला रेफरेंस अपन कहाँ पे करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ एज पर ऐसे 706। अगर आपको नहीं आता ऐसे 706 तो मेरा 706 का रिवीजन देख लेना। इच जॉइंट ऑडिटर इज इंटाइटल टू एज्यूम, ये एज्यूम करना वो मान सकता है, क्या मान सकता है कि भैया दूसरे वाले अदर जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना काम ढंग से किया, हैव कैरिड आउट देयर वर्क अप्रोप्रिएटली और एज इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, उसने अपना काम किया और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया। मैं वहां पे रिव्यू करूं, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू या परफॉर्म एनी टेस्ट, मैं वहां पे कोई रिव्यू नहीं करूंगा, कोई भी परफॉर्म नहीं करूंगा टेस्ट, और ये भी मान लूंगा कि अगर उसको कोई मैटर आया तो वो मेरे नोटिस में वो लेके आया है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ऑडिट किसने किया, डिवीजन, अगर कोई डिवीजन है, कोई ब्रांच है, उसका ऑडिट किसने किया, जॉइंट ऑडिटर ने किया है, वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल टू प्रोसीड, वो अदर जॉइंट ऑडिटर अपना काम कर सकते हैं और इस बेसिस पे ये बेसिस पे काम कर, मतलब ये एंटाइटल टू प्रोसीड विद देयर वर्क ऑन द बेसिस कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये डिवीजन वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करता है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, और वो जो डिवीजन या ब्रांच का जो अदर जॉइंट ऑडिटर ने ऑडिट किया था वो ये भी मान लेंगे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स देता है, उस पर जाके हम अलग से ऑडिट नहीं करने वाले। ये हो गया आपका ऐसे 299 का कंप्लीट